वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम लियो चाहो कह सकती हो इसलिए कि फिलहाल तुम्हारा पल्ला भारी है और वक्ती तौर पर मुझे तुम्हारी बढ़तरी तस्लीम करने में कोई यार नहीं। तहदीब बड़े जहरीले अंदाज में हंसी पे दर पे शिकस्तें तुम्हारा मुकद्दर बनी है, उसके बावजूद भी तुम्हारी ये तेवर है। ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मुतालबा क्या है। क्लारा ने कहा, सबसे पहले मैंने तुम्हें खबर दी कि तुम्हारा एक आदमी विल्टन कोटेल से एक आदमी का कटा हुआ सर लेकर आ रहा है, लेकिन तुमने इस बात को इसलिए अहमियत नहीं दी कि यहाँ की हुकूमत के जो करता डरता है उनसे तुम्हारे अच्छे मरासिम है। फिर हमने तुम्हारे एक आदमी को अगवा किया, तुमने उसे भी कोई अहमियत नहीं दी, शायद इसलिए कि वो आदमी तुम्हारे नजदीक ज्यादा अहम नहीं होगा। उसके बाद मेरे चक्कर में तुम्हारा एक आदमी भी मारा गया। तुम लोग भील भी राय रास्त पर नहीं आए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि डानियल के एक मामूली से पैकेट ने तुम्हारे कस बल निकाल दी है। तहजीब मैंने खेज लहजे में बोली, क्या उस पैकेट की अहमियत बहुत ज्यादा है? उसकी अहमियत बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्लारा ने गड़बड़ा कर कहा। दरअसल मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। ख्वामुखा तहजीब हंस पड़ी, या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी हूँ? तहजीब के लहरी में तंज की बहुत गहरी काट मौजूद थी। क्लारा तिल मिलाकर रह गई। तुम गलत समझ रही हो, उसने बड़ी एहतियात से कहा। आपस में तसादुम का नतीजा हम दोनों ही के हक में मुज़र है, इसलिए बेहतर यही है कि हम मुसालित की कोई राह निकाल लें। यही बात तो मैंने भी तुमसे इब्तदा में कही थी, जो उस वक्त तुम्हारी समझ में नहीं आई थी, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें जल्दी अकल आ दी, वरना बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाकर तुम आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचती। ठीक है, क्लारा ने जल्दी से कहा, अब तुम ये बता दो कि तुम्हारा मुतालबा क्या है। बहुत सादा और आसान सा मुतालबा है, तहजीब ने कहा। तुम्हारे गैर कानूनी कारोबार में 50% हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। 50%? क्लारा ने बड़ी मुश्किल से कहा, इतना बड़ा हिस्सा तो किसी बुनियाद पर ही दिया जा सकता है। बुनियाद तो मौजूद है क्लारा डेर। तहजीब चैकी, रीना नहीं चाहेगी कि तुम लोग शी गुराएं, वे कुछ भी नहीं कर सकते। बुनियाद तो मौजूद है डेर क्लारा। तहजीब चैकी, रीना नहीं चाहेगी तो तुम लोग शी गुराए में कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे कान उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर मरकूज थे, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग की तरफ थी। मैं बहुत तेज कार चला रहा था और तेजी से सड़कें तब्दील कर रहा था, ताकि कोई आला हमारी यकीनी निशानदेही न कर सके। जो कोई तुमने अभी तक देखा वो मेरे आदमियों की कारकर्दगी का अदना सा नमूना है। तहजीब कह रही थी, मैं तुम्हें डील दे रही हूँ ताकि कम से कम नुकसान की तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अकल आ जाए। गौर करो तो ये तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है। हमने अब तक तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया है, लेकिन अगर तुम्हारा तरीकाकार यही रहा तो हम तमाम मसलतें बालाए ताक रख देंगे। सुनो रीना, क्लारा ने कहा, हम यहाँ कोई कारोबार नहीं कर रहे तो उसकी आमदनी में से 50% तुम्हारे हवाले कर देंगे। रीना की मालूमात में आज तक कोई शख्स भी इजाफा नहीं कर सका। तुम मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, इसलिए कि तुम्हारे बारे में हम वो कुछ भी जानते हैं जो शायद तुम्हें भी मालूम ना हो। ओह, तो तुमने डेविड रेयान पर तशद्दुद करके उसकी जबान खुलवा दी, और डेविड रेयान को किसकी निशानदेही पर अगवा किया गया था? तहजीब ने तंदिया लहजे में कहा, नहीं क्लारा डेर, हम अपनी मालूमात के लिए किसी एक जरिए के मोहताज नहीं है। जो लोग किसी एक जरिए पर इंसार करते हैं उनकी जिंदगी भी बड़ी मुख्तसर होती है। क्लारा के पास इस बात को कोई जवाब नहीं था। ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे वो किसी तरह भी सुलझा नहीं पा रही थी। ये मुमकिन था कि डेविड की जबान खुलवाकर उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली हो, मगर फिर ये सवाल पैदा होता था कि डेविड तक किस तरह पहुंचे। और सबसे बड़ा धमाका तो ये था कि जो माइग्रे फिल्में इंतहाई खुफिया तरीके से मंगवाई गई थी, हमें उसके बारे में किस जरिए से इतला मिली थी। डेविड रेयान को उंगली भी नहीं लगाई गई। क्लारा, चंद लम्हों के बाद तहजीब ने दोबारा कहा, अगर तुम्हें उस पर शुबा है तो उससे तुम्हारी बात कराई जा सकती है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, क्लारा ने बर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन तुम्हारे मुतालबे पर गौर करने के लिए मुझे वक्त दरकार होगा। तुम गौर करो तो तुम्हें महसूस होगा कि मेरा मुतालबा नाजायज नहीं है। अगर हम चाहें तो तुम लोग शी गुराए में कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि तुम अचानक ही नमूदार हुई हो। मैंने कभी किसी से तुम्हारा जिक्र तक नहीं सुना। ऐसा ही होता है क्लारा, रीना की शिकार कभी उसका जिक्र भी जबान पर नहीं लाते। कुछ अरसे बाद तुम भी यही करोगे। मुझे भी नामो नमूद का शौक नहीं। अगर किसी मौके पर तुम ये भी कह दो कि रीना, मैं तुम्हारी जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, तब भी मैं बराबर नहीं मानूंगी। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हमें बाकायदगी से हमारे हिस्से की रकम अदा करती रहो। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ रकम की मंजूरी मिल जाए, क्लारा ने कहा, ताकि तुम्हारा काम भी चलता रहे। मैं भीख नहीं मांग रही क्लारा, तहजीब हुराई, हमें मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे मुनाफे की 50% रकम चाहिए।
वरना तुम्हें शीघ्र से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। यहाँ हमारे कारोबार जरूर है रीना, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारे अखराजात हैं। या कुल आमदनी का 50% या कुल अखराजात का 50%। तहजीब ने फैसला कुन लहजे में कहा, इससे कम पर कोई सोता नहीं हो सकता। तुम ज्यादती कर रही हो, हमारे मसाइल बहुत महदूद हैं। तुमने शायद हमसे गलत वकवास वाबस्ता कर रखी है। जीना कभी गलती नहीं करती कलारा भूरी बिल्ली, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। अभी तक तुम इस खुशफहमी का शिकार मालूम होती हो कि शायद हम डैनियल के पैकेट की असलियत तक नहीं पहुंच सके। मैं तुम्हारी खुशफहमी दूर कर देना चाहती हूँ। तुम्हारी इतरा के लिए अर्द ने सिगरेटों में पोशीदा माइक्रोफिल्में बरामद कर ली हैं। एक बार फिर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ये बात अगरचे बहुत ज्यादा गैर मुतवक्को नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये इतला किसी बम की तरह कलारा के आसाब पर गई थी। उसका बस चलता तो रीना को गोलियों से छिलनी कर दी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि हम मुकम्मल तारीकी में थे और हम तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई सिरा भी नहीं था। तुम्हें सांप की सूंघ या बुरी बिल्ली, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। क्या मैं तुम्हें ये भी बताऊं कि तुम्हारे आदमी मुझे सारी तफरीगाह में ढूंढते फिर रहे थे, और ये कि उन्होंने मुझे तलाश करने के लिए उस शख्स का सहारा भी लिया था जो टेलीफोन के नजदीक काउंटर पर मौजूद था। मैंने वाकई तुम्हें समझने में गलती की थी, कलारा ने बर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि उन माइक्रो फिल्मों को जाया नहीं होना चाहिए। क्या तुमने मुझे इतना ही अहमक समझ रखा है कलारा? वो फिल्में तो तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़े मजबूत कार्ड हैं। हम भला उन्हें किस तरह जाया कर सकते हैं? मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ रीना, वरना मैं अभी इस मामले को खत्म कर देती। लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे भी कुछ दूसरे लोगों से मंजूरी लेना पड़ती है। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कलारा। हमने तुम्हें छेड़ने से कबल तवील अरसे तुम्हारा बहुत करीब से जायजा लिया है। तुम्हारे तमाम तरीकेकार हमारे इल्म में है। अगर तुम कहो तो मैं शीघ्र में तुम्हारे अड्डों के बारे में तफसीलात फराहम कर दूं। मैं तुम्हें यही भी बता सकती हूँ कि कहाँ से तुम्हें कितनी आमदनी होती है। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इस वक्त तुम्हें कोई हतमी जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आइंदा तुम्हारा जवाब क्या होगा। तुम मामूली रद्दोकत के बाद बड़ी से बड़ी रकम अदा करने के लिए भी तैयार हो जाओगी और अदायगी भी हमारे तयशुदा तरीकेकार के मुताबिक करोगी। लेकिन इस साड़ में तुम हम तक पहुंचने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें पेश की इतला दे रही हूँ कि तुम्हारी ये कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। तुम्हारे तमाम खदशात गलत साबित होंगे। कलारा ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारा मुतालबा मानूअन तस्लीम कर लिया जाए। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगी, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। ये तो तुम्हारी मजबूरी है। कलारा ने तहजीब के जवाब पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करने की बजाय सरसरी लहजे में कहा, लेकिन मैं तुमसे राब्ता किस तरह कायम करूंगी? उसके लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सुबह 9 बजे के करीब मैं तुमसे खुद ही राब्ता करूंगी। तहजीब ने गुफ्तगू करके ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। क्या ख्याल है हरी? मैंने तसल्ली बख्श गुफ्तगू की है ना? तुम अपना रोल गैर मामूली खुश असलूबी से निभा रही हो। मैंने तारीफी नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर तुम में ये खूबी ना होती तो तुम मरियार खान की मंजूर नजर क्यों होती? क्राउन नाइट क्लब के वसी और ईज हाथे में स्टील ग्रे कलर की चमचमाती हुई मर्सिडीज दाखिल हुई और पार्किंग लाड में जाकर रुक गई। स्टील ग्रे कलर की उस मर्सिडीज से उम्दा किस्म के सूट से उतरने वाला मैं खुद था। मेरे हाथों की उंगलियों में बेशकीमत जवाहरात की अंगेश्तरियां नजर आ रही थी। वह खास मकसद के तहत सुलिये में आया था। बूढ़ ने उस क्लब के बारे में तफसीली मालूमात मुझे फराहम कर दी थी। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक जब भी कोई अजनबी और अमीर शख्स यहाँ दाखिल होता था तो उसे यहाँ मौजूद लड़कियाँ घेर लेती थी। वो लड़कियाँ खास तौर पर उस मकसद के तहत वहाँ मुलाजिम रखी दी थी। वो न सिर्फ हर किस्म की रफाकत के लिए तैयार रहती थी, बल्कि उनकी ये कोशिश भी होती थी कि किसी तरह उस शख्स को जुए खाने में ले जाएं जहाँ बड़े पैमाने पर जुआ हुआ करता था, और वहाँ से किसी शख्स का भी जीत कर निकलना महाल था। पार्किंग लॉट से निकलकर क्लब की इमारत की तरफ बढ़ते हुए मुझे वो लड़की नजर आ गई, इंतहाई हसीन और जुमील। उस लड़की ने मगरबी लिबास बड़े सलीके से जेब दन कर रखा था। उसके किसी अंदाज या मियानापन जाहिर नहीं होता था और ना उसके बारे में यह शुबा किया जा सकता था कि वो खास इस मकसद के तहत यहाँ मुलाजिम रखी गई होगी। हाय, नजीब पहुंचने पर उसने अपनी मुतरन्नम आवाज में कहा, मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ तनहा आए हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैंने बेरुखी से कहा, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? ओ माफ करना, वो शर्मिंदा सी होगी। पहले मुझे अपना तारुफ करा देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब कराए देती हूँ। मुझे फलूरा कहते हैं और मैं एक मुकामी फर्म में टाइपिस्ट हूँ। खूब, मैंने सपाट लहजे में कहा, तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये बहुत महंगी जगह है, कभी कभार दिल घबराता है तो इस तरफ निकल आती हूँ। उसने उदासी से कहा, वक्ती तौर पर किसी की रफाकत मैसर आ जाती है तो थोड़ी बहुत देर के लिए दिल बहल जाता है। कभी कोई नहीं मिलता तो यूं ही वापिस चली जाती हूँ। इतनी महंगी टवरी में तो महीने में एक बार भी अफोर्ड नहीं कर सकती।
मैंने उसे गौर से देखा तो तुमने इसलिए मुझे रोका था। मालूम नहीं तुम मेरे बारे में क्या ख्याल दायर करो, लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम अकेले हो, शायद तुम भी मेरी तरह तन्हाई महसूस कर रहे होगे, इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया माई डियर फलूरा। मैंने मुस्कुरा कर कहा। वह भी किसी की हुसैन रफाकत का मुतमन्ना था, लेकिन मेरे साथ मुश्किल ये है कि मैं रफाकत खरीदने का कायल नहीं हूँ। ये ऐसी चीज ही नहीं जिसकी खरीदो फरोख्त की जाए। ये तो बायमी रजामंदी के सौदे होते हैं। अगर कोई सिर्फ फर्म निभाने के लिए साथ दे तो शदीद वेमी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। तो मैं भी हर किसी को अपना साथी नहीं बनाती। अगर कोई दिल को भा जाए तो ठीक, वरना मैं वापस चली जाती हूँ। गोया आज शाम खुशकिस्मती मेरा मुकद्दर है। बैरमैनी खेद लहजे का अगर मैं किसी और चीज की ख्वाहिश करता तो वो भी मिल जाती। उसने मुस्कुराकर मेरी आंखों में आंखें डाल दी। खुशकिस्मत तो मैं हूँ, उसने बड़ी बेबाकी से कहा, पर ना कहा मैं और कहा तुम जैसा वधिया नौजवान। बेजोर से हंस पड़ा। तुम्हारी सोबत में बड़ा पुरलुत्फ वक्त गुजरेगा। तुम तो गुफ्तगू के फन में भी ताक हो। फारूक ने तुमने क्यों अभी तक अपना नाम नहीं बताया, उसने शिकायती अंदाज में कहा, यूं जैसे मुझसे शिकायत करना उसका हक हो। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वो हर एक को ऐसे ही अंदाज दिखाकर घेरती होगी। जिस तरह उसने मेरी तारीफ की थी, औरों की तारीफ भी इसी तरह करती होगी। वो तो खैर इस बात के पैसे लेती थी, लेकिन मैं खूब जानता था कि हर लड़की इसी किस्म के नुस्वानी हथियार से लैस होती है। उसके बारे में पता नहीं चलता कि वो कब संजीदा है और तब बेवकूफ बना रही है। दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस किस्म के जाल में फंस जाते हैं और बदम खुद ही समझते रहते हैं कि वो खुद सनफे नाज़िक को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन एक न एक दिन उन्हें मालूम हो ही जाता है कि वो अपनी तमाम तर चालाकियों के बावजूद चोट खा गए हैं। उस इंकिशाफ के बाद थोड़ा बहुत वक्त पछतावे पे गुजारने के बाद वो अनसर नौ निकल खड़े होते हैं दोबारा बेवकूफ बनने के लिए। मैं इन तमाम हकाइक से बाखबर था, लिहाजा ये क्यों कर मुमकिन था कि मैं धोखा खा जाता, लेकिन मैं उस पर जाहिर नहीं कर सकता था कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हूँ। मैं तो यहाँ आया ही बेवकूफ बनने के लिए था। लिहाजा मैंने एक तवील सांस ली और मुस्कुरा कर कहा, खाकसार को एडम टी फरूक कहते हैं। आप आसानी की खातिर मुझे सिर्फ एडी कहकर मुखातिब कर सकती हैं। ठीक है, वो मुस्कुराई। क्या तुम यहाँ अक्सर आते रहते हो मिस्टर एडी? उसने सवाल किया, हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मैंने पहली बार क्राउन नाइट क्लब के अहाते में कदम रखा था। ये कैसे मुमकिन था कि वो वहाँ आने जाने वालों से वाकिफ ना हो? आखिर वो वहाँ मुस्तकिल मुलाजिम की हैसियत से काम कर रही थी। नहीं, मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ, मैंने कहा, और मेरी खुशकिस्मती कि तुम जैसी खुश जमाल दोशीजा रहनुमाई के लिए मिल गई, वरना मैं तो यहाँ के कवानीन से कतई ला इल्म हूँ। इस एतबार से तो वाकई तुम खुशकिस्मत हो। उसने कमाल बेतुकल्फी से मेरा हाथ थामते हुए कहा, आओ पहले टिकट खरीद लें, फिर अंदर चलेंगे। 2 टिकट खरीदने के बाद बैल्स के साथ अंदर दाखिल हो गया। ये क्लब उस एतबार से मुनफरद है कि यहाँ हर किस्म का माहौल मैसर आ जाता है। उसने मेरे साथ अंदर दाखिल होते हुए कहा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा मूड क्या है? जी चाहता है कि पुरसुकून से गोशे में बैठकर तुमसे बातें करते हुए रात बिता दूं। मैंने बड़े रोमांटिक लहजे में कहा और वो हंस पड़ी। मैं खुद भी ऐसे ही मूड में हूँ, तो फिर आओ लान की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ कोई लान भी है, और अगर है तो किस किस्म का है, लेकिन मुझे इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करना पड़ा। चंद राहदारियों से गुजरने के बाद एक दरवाजे से निकलकर हम एक लान में पहुंच गए, जहां बाकायदा बेदें और कुर्सियां बिछी हुई थी। इस कुशादा लान के गिर्द ऊंची दीवार थी और दीवार के साथ ऐसी पोजीशन बनी हुई थी जिनके अंदर भी बैठने का इंतजाम था। मजेदार बात यह थी कि वहां बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं था। रोशनी के लिए बेद पर 2 खूबसूरत डिजाइन वाली लालटेनें जल रही थी, जिनकी मदम रोशनी ने माहौल को कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बना दिया था। कमाल है भाई, मैंने वाकई ही हैरान होते हुए कहा, ये तो बिल्कुल ही ऐसा माहौल है जिसकी मुझे इस वक्त ख्वाहिश थी, लेकिन यहाँ तो चंद ही मेदें आबाद नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा खुश शौक होते हैं। फलूरा ने अपने नरमोनाद हाथों से मेरे हाथ थाम कर दूर अफसादा जगह की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस लान का नाम गोशाए आफियत है और एक ऐसी कशिश मुझे यहाँ खींच कर ले आती है। वो मेरा हाथ थामे मुझे एक ऐसी जगह ले आई जहाँ कोई नजदीक नहीं था। फलूरा के अज़ाइम अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे, ताहम अब मैं यहाँ आ गया था तो मुझे भुगतना ही था। लेकिन वहाँ कदम रखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरा ख्याल था कि अंदर भी निशिस्तों की तरतीब वही होगी जो बाहर है, यानी एक मेज के गिर्द 4 कुर्सियां, मगर वहाँ तो मंजर ही कुछ और था। मेज दीवार में नस्ब थी और उसके सामने एक सोफा नुमा निशिस्त, जिसके पहलू रकब की दीवारें इतनी ऊंची थी कि दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी बिल्कुल जोड़ा पूरी तरह छुप कर रह जाए। गोया अगर यहाँ बैठना था तो उसके साथ एक ही निशस्त पर बैठना पड़ता, और उसके बाद जो कुछ भी होता उसे सोचकर ही मुझे जुर्दुर्जी आ गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं जो कदम उठा चुका था उसे वापस भी नहीं दे सकता था, लिहाजा दिल पर जबर करके मुझे एक कदम उठाना पड़ गया।
वे याद पर फलूरा के गुदाल हाथ के दबाव में इजाफा हो गया था। बहुत उम्दा है, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस जंजाल में फंस गया हूँ। मुझे उससे इस कदर बेबाकी की तवक्को नहीं थी। तो फिर तुम अचानक बुझे बुझे क्यों नजर आने लगे? उसने मेरे कानों में सरगोशी की। मैं बुझा हुआ हूँ, मैंने घबराए हुए अंदाज में हंसकर कहा। नहीं तो मैं जरा भी नहीं बुझा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तो फिर मुझसे खींच क्यों रहे हो? उसने मेरे कांधे से सर टिकाते हुए कहा। उसकी आवाज जज्बात से बुझल हो रही थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं इंतहाई नामुनासिब रवैये का मुजाहरा कर रहा था। अगर कोई लड़की इस किस्म के रवैये का मुजाहरा करे और साथ ही वो नौजवान और हुसैन भी हो तो मर्द की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। मेरे रवैये का खिंचाव से शुबे में डाल सकता था और मुमकिन है उसके बाद मुझे अपने मकासद के उसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। मैंने यकलख्त उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे खुद से करीब लाने की कोशिश की, जिसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके सरापा से खुशबुओं की लिपटें उठ रही थी। उसने बहुत उम्दा किस्म का सेंट लगा रखा था, लेकिन उससे भी बढ़कर उसके जिस्म और जुल्फों की महक थी। ये तुम मुझे कहाँ ले आई फलूरा? मैंने उसके कान में सरगोशी की। मुझे डर है कि कहीं जब्त का दामन मेरे हाथों से ना छूट जाए, कहीं मैं बहक ना जाऊं। बहक जाओ ना, वहां के बंद किए बोली। क्या बहकने के लिए भी इजाजत लेने की जरूरत होती है? इजाजत लेने के लिए जरूरत नहीं होती, मगर इस माहौल में अभी तो बहुत दखल होता है। मैं जब्त का आदमी हूँ। एक बार जब्त का दामन हाथों से छूट जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मालूम नहीं तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। ये बातें करने का तो वक्त नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ बैठकर बातें तो नहीं की जा सकती। यहाँ बड़ी घुटन है। किसी रोज मैं अपने गरीब खाने पर तुम्हारी दावत करूंगा। उस रोज तुम्हें मेरे बारे में अंदाजा होगा। उसी रोज तुम्हें पता चलेगा कि जब मेरे हाथों से इस दर्द का दामन छूटता है तो क्या क़यामत आती है। मेरी बानो तो इस बाहर खुली हवा में चल कर बैठते हैं। फरूरा एक झटके से उठ खड़ी हुई। तुमने सारा मूड तबाह कर दिया। वो तन कर बोली, चलो बाहर ही चलते हैं। मैंने दिली दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और इस मौके से फायदा उठाने में किसी भी किस्म का तसाइल नहीं बरता। उसके साथ उस तनाई में बैठकर खुद पर काबू रखना जिस किस्म का कड़ा इम्तिहान था, इस किस्म के इम्तिहानों से मैं हमेशा बच निकलने की कोशिश करता था। पिरामिड बैरूनी बेद पर आ बैठे मैंने 2 दिन गहरी गहरी सांसें लेकर खुली फिजा से ऑक्सीजन की ववर बिकदार अपने फेफड़ों में दाखिल की। उससे मुझे अपनी परागंदा ज़हनी खत्म करने में बड़ी मदद मिली, वरना फलूरा के गैर मुतवक्को हमले दे मेरे होशियो आवाज तितर बितर करके रख दिए थे। वह ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसने सिर्फ मेरे साथ ही हरकत की थी या ये उसका मुस्तकिल तरीका वारदात था। दोनों के इम्कानात बराबर थे। मर्दात को किसी खूबरू लड़की की रफाकत मयसर आ जाए तो वो सब कुछ भूल जाता है, बल्कि लड़की का खूबरू होना कुछ ऐसा ज्यादा जरूरी भी नहीं है। जज्बात की आंधी में तो बाज औकात बद्दी लड़कियां भी हुसैन मालूम होने लगती हैं। हम खुले आसमान तले बिछी हुई बेज के गिर्द लगी कुर्सियों पर तो बैठ गए थे, मगर फरूरा का मूड खराब हो गया था। मैं खूब समझता था कि ख्वाह उसे वाकई ही मुझ पर गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वो ज्यादा देर मुझसे खींची नहीं रह सकेगी, क्योंकि मामला उसकी मुलाजमत का था। उसे तनख्वाह इसी बात की मिलती थी कि 9 वारदों को घेर गार कर जुए की बेज तक पहुंचा दिया जाए। खुद मैं भी यही मकसद लेकर यहाँ वार हुआ था। आज तक वो दूसरों का शिकार खेलती चली आई थी, मगर आज उसका साबका खुद एक शिकारी से पड़ गया था। एक ऐसे शिकारी थे जो खुद शिकार होकर शिकार खेलने के लिए आया था। क्या तुम मुझसे नाराज होगी फलूरा डियर? मैंने उसकी हाथ पर हाथ रखते हुए बड़े रोमांटिक लहजे में कहा, मगर उसने हाथ खींच लिया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, वो मुंह फुला कर बोली। कोई और बात करो। अच्छा चलो कोई और बात करते हैं। ये देखो कितनी स्याह रात है और क्लब के न्यून साइन की जलती बुझती रोशनियों का अक्स जब तुम्हारे हुसैन चेहरे पर पड़ता है तो यूं मालूम होता है जैसे फिर तुमने मेरे मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने झुंझलाकर मेरी बात काट दी। अच्छा चलो अपनी बात करता हूँ, मैंने बड़ी सादतमंदी से कहा। मुझे बड़ी सख्त भूख लग रही है, मगर यहाँ तो ऐसा मालूम होता है कि कोई पुरसान हार ही नहीं है। ओह, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? फलूरा का रवैया यक बयक ही तब्दील हो गया। यहाँ किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाती। उसने बेज के नीचे हाथ डाला। ये क्या कर रही हो? मैंने बुखला कर कहा और वो हंस पड़ी। घबराओ मत, मैं वेटरेस को बुलाने के लिए घंटी का बटन दबा रही हूँ। यहाँ घंटी का क्या काम? मैंने हैरान होकर कहा, यहाँ तो बिजली ही नहीं है, यहाँ सब कुछ मसनूई है। ये चीजें जमीन में नस्ब है और बिजली के तार जमीन के अंदर से गुजारे गए हैं। जिसे कुछ मंगवाने की ख्वाहिश होती है तो वो मेन के नीचे नस्ब बटन दबाकर वेटरेस को तलब कर सकता है। मैंने तफहीमी अंदाज में सारी लाया। अफ्रीका की एक पसमानदा रियासत में इस किस्म की पुरतईश आसाइशात मुहैया करना इकल जैसी तंजीम का ही हिस्सा था। चांदी लम्हों के अंदर अंदर एक तरहदार वेटरेस मेन्यू कार्ड लिए नमूदार हुई और हम दोनों के सामने एक एक मेन्यू रखकर एक तरफ खड़ी हो गई।
खाने तुम अपनी पसंद से मंगवाओगी, मैंने फलूरा की तरफ झुककर कहा। इस सिलसिले में मुझसे कुछ मत पूछना। फलूरा ने मुझसे बहस नहीं की और अपनी मर्जी से ऑर्डर नोट करवा दिया। तुम मुझे आम लोगों से मुख्तलिफ लग रहे हो। वेटर्स के जाने के बाद फलूरा ने मुझसे कहा, ऐसा मालूम होता है जैसे मुझ पर फिदा होने की अदाकारी कर रहे हो। खासा शदीद हमला था। मेरी तबीयत साफ हो गई और मुझे संभल कर बैठ जाना पड़ा, लेकिन अगर जवाब में मैं अपनी सफाई पेश करने बैठ जाता तो मुझसे बड़ा अहमक और कोई ना होता। तुम भी मुझे दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ लगी हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। ऐसा लगता है जैसे दिलो जान से मुझ पर फिदा हो गई हो। फलूरा को इस किस्म के जवाब की तवक्को नहीं थी, लिहाजा वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, यानी तुम दिलो जान से मुझ पर फिदा नहीं हुई, गोया तुम भी अदाकारी कर रही हो। मेरा लहजा बदस्तूर तंजिया था। मेरी बात छोड़ो, उसने संभाला लेते हुए था। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस किस्म के महंगे क्लब को अफोर्ड करने के लिए मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, और ये बड़ी वादे बात है कि दूसरा शख्स अगर मुझ पर कुछ खर्च करेगा और अपनी रकम को ज्यादा से ज्यादा गरामद बनाने की कोशिश करेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ आने वाले किसी शख्स से फ्लूर शो देखने की ख्वाहिश जाहिर ना की हो। सबको किसी पुरस्कून गोशे की तलाशी होती है। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं रफाकतें खरीदने का कायल नहीं हूँ। वह समझा था तुम दूसरी लड़कियों से कदरे मुख्तलिफ साबित होगी, मगर तुम भी वैसी ही साबित हुई। अगर मैं ऐसी रफाकत का मुतलाशी होता तो मेरे गिर्द हुसैनों जमील लड़कियों का एक होल होता और सब की सब मुझ पर फिदा हो रही होती। दौलत इतनी बुरी चीज है फलूरा, और अगर आदमी दौलतमंद हो तो उसके लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। ये फैसला कर ही नहीं सकता कि कौन उसकी जात से मुखलिस है और किसकी नजर उसकी दौलत पर है। बेरा गैर है, जबकि आदमी के पास दौलत होती है तो वो मुखलिस दोस्तों की नेमत से बैरूम हो जाता है। मुझे अपने रवैये पर अफसोस है एडी डेयर, फलूरा ने बड़ी अपनाइए से कहा। मैं तुम्हारा करम महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद को बेकसूर समझती हूँ। मेरा कसूर है तो सिर्फ इतना कि मुझे अच्छी जगहों पर आने जाने का शौक है, जिसकी वजह से मुझे गैर इखलाकी हरकत में मुलव्वस होना पड़ता है। इस तरह मालो मता मसला है, इस तरह हुसन भी एक वबाल है। हर शख्स हमदर्दी का लिबादा उड़कर चला आता है। मुझे बताओ मैं कैसे तय करूं कि कौन मेरे लिए मुखलिस है। मैं समझता हूँ मैंने बड़ी हमदर्दी का मुजाहरा किया, तुम्हारे साथ भी वही मसला है, लेकिन असल चीज ये नहीं हम आंगी है। लोग मेरी हाँ में हाँ तो मिलाते हैं, मगर उनका अमल उनके कौल की नफी करता है। मैं किसी भी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इस यकसानियत से उकता चुका हूँ। शायद जिंदगी के मालूमात से उकता कर आज पहली बार इस तरफ निकल आया था।